हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी। और उससे रिलेटेड एक और टर्म है जीडीपी एट पीपीटी, किसी भी देश का कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद बिग मैक इंडेक्स जो कि बर्गर किंग के बिग मैक से रिलेटेड है, जो कि पीपीपी से रिलेटेड है। तो ये सारी तीनों टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद पीपीपी से रिलेटेड आपका कोई भी कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीपी में नाम से स्पष्ट है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें एक इंटरनेशनल डॉलर ली जाती है, इंटरनेशनल डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर ली जाती है, जिसका वैल्यू होता है यूएसए के डॉलर के बराबर। जो इंटरनेशनल डॉलर ली जाती है वो यूएसए की डॉलर नहीं होती है, उसका वैल्यू उसके बराबर होता है। और वो एक आभासी मुद्रा होती है, काल्पनिक मुद्रा होती है। और टारगेट पीपीपी का क्या होता है कि उस आभासी एक जो इंटरनेशनल डॉलर है, ठीक है, उसकी पीपीपी सारे कंट्रीज में सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर उस इंटरनेशनल डॉलर को, जिसका वैल्यू यूएसए के डॉलर के बराबर होता है, अगर उसको लेके अमेरिका में जाया जाए या इंडिया में जाया जाए, ठीक है, उससे अगर अमेरिका में ये एक बास्केट खरीदी जा रही है तो इंडिया में भी एक ही बास्केट खरीदी जानी चाहिए। या अफ्रीका में चला जाए, ठीक है, तो उसमें भी ये एक ही बास्केट आनी चाहिए। मतलब उस एक इंटरनेशनल डॉलर जो कि काल्पनिक मुद्रा, उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बेटा उसके बाद जो डिफरेंस आता है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसी के बेस पे की जाती है, पीपीपी के बेस पे। तो चलिए कैसे की जाती है हम देखते हैं। पीपीपी का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पीपीपी को हिंदी में बोला जाता है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है, पीपीपी को हिंदी में बोला जाता है क्रय शक्ति क्षमता। ये एक आर्थिक सिद्धांत है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना उन वस्तुओं और सेवाओं के एक बास्केट की लागत के माध्यम से करता है जो प्रत्येक देश में खरीदी जाती है। मतलब जो बास्केट है उसके अंदर जो जो चीजें आएगी, वस्तुएं और सेवाएं, बेटा वही आएगी जो कि प्रत्येक देश में कॉमन होगी, मतलब सभी देशों में खरीदी जा सकती है। यह हमें बताता है कि विभिन्न देशों में एक ही वस्तु या सेवाओं खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है। ओके, मतलब ये विभिन्न देशों में उस बास्केट को खरीदने के लिए कितनी कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है उसका कंपैरिजन बताता है। यह विनिमय दरों के बजाय वस्तुओं की वास्तविक के बजाय वस्तु और सेवाओं की वास्तविक लागत पर आधारित होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं, आप इसको समझ पाएंगे आगे के एग्जांपल्स से। इससे रिलेटेड टर्म है एक एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा? एक्सचेंज रेट वो होता है जो कि फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में चलता रहता है इंटरनेशनल रूप से। जैसे कि अभी $1 का कन्वर्जन होगा अभी 83 रुपीज के अराउंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो कन्वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में चलता रहता है उसको कहा जाता है बेटा एक्सचेंज रेट। यहाँ पे दे रखा है एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में मूल्य। उदाहरण के लिए कि एक अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे 83 भारतीय रुपए के लगभग दे रखा है, ठीक है, जो कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अंतर्राष्ट्रीय डॉलर। क्या ये कोई ये मुद्रा है, क्या ये होती है? नहीं, ये काल्पनिक मुद्रा है जिसको किसके लिए माना गया है बेटा? पीपीपी के लिए, ठीक है। ये एक काल्पनिक मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर एक काल्पनिक मुद्रा है, इंटरनेशनल डॉलर, जिसका उपयोग पीपीपी गणनाओं में विभिन्न देशों की क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि विभिन्न देशों की क्रय शक्ति, परचेज पावर क्या है, उसका कंपैरिजन करने के लिए किस डॉलर का उपयोग किया जाता है। जो 1 यूएसडी लेते हैं बेटा, जो $1 लेते हैं वो इंटरनेशनल डॉलर होता है। और इस इंटरनेशनल डॉलर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डॉलर के बराबर होता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये वो यूएसडी है, लेकिन इसका नाम यूएसडी नहीं है, इंटरनेशनल डॉलर है। अब चलते हैं वस्तु एवं सेवाओं का बास्केट। उसमें क्या है बेटा? जिस बास्केट की अभी हम डेफिनेशन में बात कर रहे थे, तो उस बास्केट में केवल और केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का एक समूह लिया जाता है जिनका उपयोग विभिन्न देशों में जीवन यापन की लागत की तुलना करने। कहने का मतलब यह है कि उनमें कॉमन वस्तुएं ली जाती जो कि ज्यादातर सारे देशों में उपलब्ध होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहीं से हम पीपीपी का जो लिमिटेशन है वो निकाल लेंगे। जैसे कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं हर एक देश में उपलब्ध नहीं होती तो वो इस दायरे से बाहर चली जाएगी, ठीक है। उसका मापन इसमें नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। जैसे कि एक बास्केट है, जिस बास्केट की बात हम ही डेफिनेशन में कर रहे थे, ठीक है, उसी का एक बास्केट है। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि बास्केट में वस्तुओं और सेवाओं
ठीक है, दोनों को रखा जाता है। तो हम यहाँ पे वो बास्केट लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हमने वस्तु सेवाएं ने रख के इसमें केवल और केवल समझने के लिए क्या रख लिया, इसमें एप्पल्स रख लिए। तो ये एक एप्पल्स की बास्केट है। जब अमेरिका में कोई व्यक्ति इस एप्पल की बास्केट को, एक टोकरी जो सेब है, ठीक है, इस एक बास्केट को खरीदता है तो बेटा वो पड़ती है उसको $1 की। और अगर इसी एक टोकरी सेब को इंडिया में कोई व्यक्ति परचेज करता है तो बेटा उसको पड़ती है ₹20 की। ठीक है, तो कहने का मतलब इंडिया में तो ₹20 की पड़ रही है और अमेरिका में $1 की पड़ रही है। तो अब हम चलते हैं एक्सचेंज रेट पर, जिसको बोला जाता है विनिमय दर। ठीक है, विनिमय दर जो कि फाइनेंशियल मार्केट का टर्म है। फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में जो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है उसी की बात की जा रही है। तो एक्सचेंज रेट अभी जैसे कि हम एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं इसको, आप इसको रियल एग्जांपल न माने। ठीक है, हम केवल और केवल आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि माना कि एक्सचेंज रेट अगर मार्केट में क्या चल रही है कि $1 बराबर ₹80 है। तब हम इस स्थिति की कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस बास्केट को अगर कोई अमेरिकन खरीदता है तो वो $1 में आएगी, और अगर एक इंडियन खरीदता है तो बेटा वो ₹20 में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि $1 का मूल्य ₹80 है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर इस $1 को बेटा क्या मानेंगे, इंटरनेशनल डॉलर, जो कि एक आभासी काल्पनिक मुद्रा है ये वाली। ठीक है, क्योंकि पीपीपी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा एक जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी डॉलर के बराबर होगा। तो आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो व्यक्ति ₹20 में एक टोकरी ये खरीद रहा है, इसका मतलब $1 बराबर तो कितना है बेटा, ₹80। तो ₹80 में वो कितना खरीदेगा, 4 टोकरी से। मतलब अगर क्या है कि अगर ये वाला इंटरनेशनल डॉलर है, अगर एक इंडियन व्यक्ति को दिया जाए, एक अमेरिकन को दिया जाए, तो बेटा अमेरिकन तो बेटा इस $1 से मतलब ₹80 से केवल और केवल क्या खरीद पा रहा है, एक ही टोकरी सेब खरीद पा रहा है। लेकिन इंडियन क्या कर रहा है, इससे बेटा एक टोकरी इंडिया में सेब कितने के मिल रहे हैं, ₹20 के। तो बेटा वो तो 4 टोकरी खरीदेगा। तो उसकी कहने का मतलब क्या है, जो ये इंटरनेशनल डॉलर है, इंटरनेशनल ये डॉलर है, इसकी बेटा जो परचेजिंग पावर है वो अमेरिका में कम है और इंडिया में ज्यादा है। क्योंकि अमेरिका में तो एक ही टोकरी सेब खरीद पा रहा है, बल्कि इंडिया में इसी 4 टोकरी सेब खरीद पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर इस डॉलर की, इसकी इंटरनेशनल डॉलर की, जो कि $1 है, ठीक है, उसकी पावर क्या हो गई, इंडिया में ज्यादा हो गई, क्योंकि उससे ज्यादा सामान खरीदा जा रहा है। इसका मतलब हमने अभी क्या देखा, अभी हमने देखा कि एक टोकरी की कीमत अमेरिका में तो क्या थी बेटा, $1, और एक टोकरी की कीमत इंडिया में क्या थी बेटा, यहाँ पे ₹20। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वास्तविक रूप में एक टोकरी का मूल्य ₹20 है इंडिया में तो, और बेटा अमेरिका में $1। इसका मतलब अगर इंटरनेशनल डॉलर की परचेज पावर हर एक देश में समान हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि $1 का मूल्य अगर ₹20 हो, तब जाके ये पॉसिबल है कि इस एक इंटरनेशनल डॉलर में इंडिया में भी बेटा एक ही टोकरी परचेज की जा सकती है और अमेरिका में भी एक ही टोकरी परचेज की जा सकती है। तो बेटा जब हम इस तरीके से किसी भी 2 देशों में कंपैरिजन करते हैं और बास्केट को लेके कंपैरिजन करते हैं, तो अगर ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जैसे कि इंडिया में ₹20 और कुल मिला के अमेरिका में $1, तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे जो एक्सचेंज रेट है जो मार्केट में चल रही है वो तो बेटा $1 बराबर ₹80। लेकिन परचेजिंग पावर में क्या हो गया, परचेजिंग पावर में ये अलग हो गया। यहाँ पे $1 बराबर ₹20, क्योंकि $1 में की कीमत भी क्या है, एक टोकरी सेब, और ₹20 की कीमत भी क्या है बेटा, एक टोकरी सेब। तो इसका मतलब एक टोकरी सेब दोनों की कीमत है, इसका मतलब $1 बराबर ₹20 होना चाहिए था। अगर सारी दुनिया में इंटरनेशनल डॉलर की परचेज पावर अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ₹20, $1 बराबर क्या होना चाहिए था, ₹20, तब जाके ही दोनों की परचेज पावर सेम होगी, इंडियन की और अमेरिकन की। इसका मतलब जो ये रियल में जो बेटा ये एक्सचेंज रेट है वो क्या है, रियल में जो एक्सचेंज रेट है वो है बेटा $1 बराबर ₹20। और इसी एक्सचेंज रेट को क्या बोला जाता है बेटा, पीपीपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो जो कंपैरिजन पे हमारी एक्सचेंज रेट निकल के आती, यहाँ पे निकल के आई $1 बराबर ₹20। वो कैसे निकल के आई, क्योंकि $1 का मूल्य भी एक टोकरी सेब है और ₹20 का मूल्य बेटा क्या है, एक टोकरी सेब है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि $1 बराबर क्या होगा, $1 बराबर 20 रुपए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने क्या कहा था कि इंडिया में जिस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट में बेटा करंट रेट चल रहा था $1 का 80 रुपए, उस हिसाब से ही तो बात की जाएगी। तो उस हिसाब से तो बेटा इंडिया में उस $1 की जो इंटरनेशनल डॉलर लेके आए थे इंडिया में, उसकी परचेज पावर ज्यादा होगी क्योंकि उसने 4 टोकरी सेव खरीद लिए। और यहाँ पे अमेरिका में बेटा उससे 1 टोकरी सेव खरीदे जा रहे थे, इसलिए उसकी परचेज पावर $1 की कम हो गई। तो उस $1 की परचेज पावर, हमारा टारगेट क्या था, PPP मतलब परचेज पावर पेरिटी, मतलब क्रय शक्ति क्षमता, मतलब हमारा टारगेट ये था, मतलब समान बनाना, इंटरनेशनल डॉलर की परचेज पावर को समान बनाना। वो कब बन सकती है, जब अगर $1 की कीमत 20 रुपए हो जाए, मतलब अगर $1 20 रुपए के बराबर हो जाता है तो बेटा क्या होगा, तब फिर दोनों देशों में एक इंटरनेशनल डॉलर की जो परचेज पावर है सेम हो जाएगी, क्योंकि फिर $1 की कीमत 20 रुपए होते ही इंडियन भी एक ही टोकरी सेव खरीद पाएगा और अमेरिकन भी एक ही टोकरी सेव खरीद पाएगा। तो क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पाए? अब ये हमको ही समझना है कि इस जो PPP के थ्रू जो बेटा ये एक्सचेंज रेट है, इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है। इधर देखिए, आगे चलते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं पहले PPP को, एक्सचेंज रेट एडजस्ट को समझने से पहले, कि 2 व्यक्ति है, ये तो है इंडियन बेटा, ठीक है, इनका नाम है नितेश, और दूसरा बेटा अमेरिकन, ठीक है, इनका नाम है नरेंद्र। अब बेटा इनकी मंथली इनकम है, इंडिया वाले जो नितेश है उनकी मंथली इनकम है 30 लाख रुपए। कितनी? 30 लाख रुपए। और अमेरिका वाले जो नरेंद्र है उनकी मंथली इनकम है बेटा $1 लाख। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहे हैं कि $1 बराबर कितना है, 20 रुपए। किसमें? वास्तव में क्या है, $1 बराबर कितना है, 20 रुपए। तब जाके तो बेटा क्या नाम है, जो एक टोकरी सेव परचेज में हो पाएंगे। तो इन रियल में तो कंडीशन क्या है कि $1 बराबर 20 रुपए होना चाहिए, ठीक है, और वास्तव में है। और फाइनेंशियल मार्केट में $1 बराबर 80 रुपए है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, जो हमको मिला $1 बराबर $1 बराबर 20 रुपए, इसको बोला जाता है PPP एक्सचेंज रेट, मतलब परचेज पावर पेरिटी एक्सचेंज रेट। इसको बोला जाता है परचेज क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर, ठीक है, हिंदी वाले नोट कर लेंगे। तो बेटा इस कंसेप्ट को लेके अभी हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एक्सचेंज रेट $1 बराबर कितना रुपया हो बेटा, 20 रुपया हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में $1 लाख बराबर कितना हो जाएगा बेटा, $1 लाख बराबर हो जाएगा बेटा रुपए 20 लाख, ठीक है, या 20 लाख रुपए हो जाएंगे। तो बेटा इन नरेंद्र भाई साहब थे, उनकी जो इनकम है मंथली कितनी आई, 20 लाख रुपए, और मेरी मंथली इनकम तो पहले से कन्वर्ट है लाख में, ठीक है बेटा। जो नितेश है उनकी मंथली इनकम तो पहले से कन्वर्ट है लाख रुपए में, तो इनकी है 30 लाख रुपए। और जो नरेंद्र भाई साहब उनकी मंथली इनकम क्या आई बेटा, 20 लाख रुपए। तब जब $1 बराबर 20 रुपए, और एक्चुअल में तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्चुअल में तो $1 और 20 रुपए दोनों से एक ही टोकरी सेव खरीदे जा रहे हैं। तो बेटा एक्चुअल कंडीशन तो क्या है, एक्चुअल कंडीशन तो यही है, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये भाई साहब जो है इंडिया में रहते हैं तो 30 लाख में भी बहुत अच्छी जिंदगी, वेरी गुड लाइफ, ठीक है, बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड से जी पाएंगे। लेकिन जो ये नरेंद्र है जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी एक्चुअल में इनकम क्या है, $1 लाख। दिखने में तो ज्यादा लग रही होगी, लेकिन उनकी परचेज पावर, क्योंकि दिखने में, क्योंकि अगर हम यहां से कंपैरिजन करें जो फाइनेंशियल मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे कंपैरिजन करें, तो बेटा $1 लाख बराबर 80 लाख रुपए होंगे। कितना? 80 लाख रुपए, ठीक है, 80 लाख रुपए होंगे। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या है, एक्चुअल में कंडीशन ये है कि आप $1 में 20 रुपए के बराबर ही सामान खरीद पा रहे हो, ठीक है बेटा, $1 में 20 रुपए के बराबर ही सामान खरीद पा रहे हो। तो एक्चुअल में आप $1 लाख में 20 लाख रुपए के बराबर ही सामान खरीद पाओगे। तो बेटा इसका मतलब क्या है, और ये भाई साहब ये 30 लाख में 30 लाख के बराबर ही खरीद पाएंगे, क्योंकि इनकी क्रय शक्ति क्षमता तो सेम है, क्योंकि ये रुपए में है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन भाई साहब की $1 लाख सैलरी होते हुए भी, जो कि फाइनेंशियल मार्केट के कन्वर्जन से देखे तो 80 लाख रुपए, फिर भी इस 80 लाख की क्रय शक्ति क्षमता 20 लाख रुपए के बराबर है।
इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इन भाई साहब का पैकेज इंडिया में लगता है जो कि 30 लाख रुपए केवल, और इन भाई साहब का अमेरिका में लगता है और इनका पैकेज है मंथली $1 लाख, ठीक है, तो बेटा बेटर लाइफ इनकी होगी, इनकी लाइफ का जो मतलब जीवन स्टैंडर्ड, मतलब जो लाइफ स्टैंडर्ड है बेटा, इन नितेश भाई साहब की अपेक्षा कम होगा। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि $1 लाख की एक्चुअल कीमत 80 लाख रुपए मार्केट के हिसाब से, बट उनमें सामान कितने के, मतलब सामान किस कैपेसिटी खरीद पा रहे हैं? केवल 20 लाख रुपए के, क्योंकि जो कन्वर्जन है, मतलब जो एक्सचेंज रेट है किसका, पीपीपी का, परचेज पावर पेरिटी का जो एक्सचेंज रेट है, वो तो $1 बराबर 20 रुपए, मतलब $1 में केवल 20 रुपए के बराबर सामान खरीद पाओगे। तो बेटा इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इधर देखो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होती है। परचेजिंग पावर पेरिटी $1 इंटरनेशनल डॉलर को बेटा इंडिया में ले जाया जाता है और अमेरिका में ले जाया जाता है, और कंपैरिजन किया जाता है कि वहां पे इससे कितना सामान खरीदा जा सकता है। तो बेटा यहाँ पे तो 4 गुना खरीदा जा रहा था, 4 गुना अधिक खरीदा जा रहा था। यहाँ पे बेटा केवल एक ही टोकरी मिल रही थी, तो इंडिया में इस इंटरनेशनल डॉलर की परचेज पावर पेरिटी ज्यादा थी और अमेरिका में कम है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि परचेज पावर पेरिटी क्या होती है और किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसकी परचेज पावर पेरिटी ज्यादा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट था यहाँ पे क्रय शक्ति तो हमने देख ली किसकी ज्यादा है, लेकिन क्षमता, इसका मतलब क्या है यहाँ पे मतलब इसको स्किप कर देते हैं ज्यादातर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा इसका मतलब ये है कि जो एक इंटरनेशनल डॉलर लेके गए थे जो कि काल्पनिक मुद्रा है, हमारा टारगेट ये है कि अब इससे क्या होना चाहिए, अब इससे दोनों देशों में समान परचेज होना चाहिए, मतलब वही एक एक टोकरी। तो बेटा वो तो हो नहीं पाएगा, कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो फिर हमको इसको एडजस्ट करना होगा। किसको एडजस्ट करना होगा? इस 20 रुपए को। अगर हम 20 रुपए की जगह यहाँ पे भी 80 रुपए कर दें तो क्या ये एडजस्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। वो कैसे, अभी देखते हैं, अभी समझाते हैं। इधर चलिए, आपने जीडीपी पढ़ा ही होगा। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश का जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस से गुणा कर दिया जाता है तो बेटा जीडीपी आता है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया का, जैसे कि एक इंडिया के रूप में कंट्री ले लिया हमने, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। अगर इंडिया में बेटा 50 टोकरी सेब का उत्पादन होता, मतलब इंडिया की जीडीपी में केवल और केवल ये मान के चलो कि केवल 50 टोकरी सेब है, तो बेटा एक टोकरी की कीमत कितनी थी? 20 रुपए। तो बेटा इंडिया की जीडीपी कितनी निकल के आ गई? 1000 रुपए। तो लोगों को क्या लगा? इंडिया की जीडीपी 1000 रुपए। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी, वहां पे क्वांटिटी बेटा केवल 40 ही टोकरी वहां का प्रोडक्शन। हमारे इंडिया में यहाँ पे 50 टोकरी था, लेकिन अमेरिका में कितना है? 40 टोकरी। लेकिन एक टोकरी की प्राइस जो कि कन्वर्जन रेट था वित्तीय मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, वो $1 बराबर 80 रुपए था, हमने देखा। तो बेटा प्राइस कितनी ले ली? 80 रुपए। तो बेटा कम प्रोडक्शन होने के बावजूद, प्राइस ज्यादा है यहाँ पे, तो बेटा कम प्रोडक्शन होने के बावजूद जो जीडीपी निकल के आई अमेरिका की 3200 रुपए, जो कि इंडिया से ज्यादा है। तो लग क्या रहा है देखने में कि देखो अमेरिका की जीडीपी ज्यादा है और इंडिया की जीडीपी कम है। अमेरिका की जीडीपी क्या है? ज्यादा है, इंडिया की जीडीपी कम है। लेकिन एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात यह है कि बेटा हमारे इंडिया में तो 50 टोकरी सेब का उत्पादन किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे तो प्रोडक्शन ही कम है। तो फिर जीडीपी ज्यादा कैसे हुई? जीडीपी ज्यादा हुई बेटा प्राइस की वजह से। अब पीपीपी की वजह से इसी को शॉर्ट किया जाता है। अब पीपीपी क्या करता है बेटा? पीपीपी का एक इंटरनेशनल जो डॉलर होता है, अब वो बेटा क्या नहीं कर सकता? वो यह नहीं कर सकता कि $1 इंटरनेशनल डॉलर बराबर जो हमने अभी पढ़ा था 20 रुपए, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इसको क्या बोला जाता है? पीपीपी एक्सचेंज रेट, परचेज पावर पेरिटी, विनिमय दर, ठीक है। तो वो ये तो नहीं कर सकता $1 बराबर 20 रुपए कर दे, ये तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेटा इसको एडजस्ट करने के लिए? वो ये करेगा कि इंडिया की जीडीपी जो बेटा यहाँ पे हो रही थी कैलकुलेट किसके रूप में? 20 रुपए के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? वो हो रही थी बेटा 20 रुपए के रूप में एक टोकरी की। तो बेटा वो क्या करेगा? इस 20 की जगह, क्योंकि 20 एक्चुअल में दोनों का कंपैरिजन करना है, इंडिया का और अमेरिका दोनों का एक्चुअल में कंपैरिजन करना है, तो बेटा दोनों में प्राइस सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि एक इंटरनेशनल डॉलर का प्राइस 20 रुपए न लेके अगर 20 की जगह 80 कर दे, तो बेटा इंडिया का
एक्चुअल जीडीपी आ जाएगी जो कि अमेरिका से तुलना करने योग्य होगा। क्योंकि अमेरिका से तुलना कब की जा सकती है, जब दोनों देशों में बास्केट का प्राइस सेम हो, तब जाके ही। अगर बास्केट का प्राइस अलग अलग होगा तो अमेरिका तो बेटा एक ही बास्केट का उत्पादन करेगा और उसकी प्राइस 1,000 रुपए कर देगा, तो उसका जीडीपी वैसे बढ़ गया। तो बेटा जीडीपी में जो फोकस करने वाली चीज होती है बेटा, वो क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन होती है। तो कुल मिला के इंडिया का जीडीपी कम दिख रहा है, और एक्चुअल में तो जीडीपी कम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो बेटा अमेरिका से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पीपीपी की तरफ से क्या किया जाता है, जीडीपी निकाली जाती है। क्या ये तो हो गया बेटा जो नॉर्मल जीडीपी होता है, इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, जो कि बाजार रेट पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। तो बेटा पीपीपी क्या करता है कि इस जीडीपी को, कि ये वास्तव में दिख तो ये रहा है लेकिन एक्चुअल में कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारा लेते हैं कि जीडीपी एट पीपीपी, मतलब पीपीपी पर इस जीडीपी को निकालते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो इसका प्राइस है बेटा, ठीक है, उसको चेंज करेंगे, वो अमेरिका जितना ले लेंगे, जैसे कि 80 रुपए ले लेंगे $1 बराबर। तो हमारा जीडीपी कितना निकल के आया बेटा, 4,000 रुपए, जो कि अमेरिका से ज्यादा है। तो बेटा अब जाके पता चला ना कि हमारे इंडिया का जीडीपी वास्तव में अमेरिका से ज्यादा था, यहाँ पे कम दिख रहा था, क्योंकि हमारे देश में परचेज पावर पेरिटी पीपीपी ज्यादा था, मतलब 20 रुपए में ही एक टोकरी सेव खरीदे जा रहे थे। तो उसको बेटा हमने किस तरीके से एडजस्ट किया, समायोजित किया, हमने बेटा प्राइस को चेंज किया, यहाँ पे प्राइस को एडजस्ट किया। ठीक है, तो अब कुल मिला के ये तो हमने मोटा मोटा समझ लिया, लेकिन एक्चुअल में इन रियल में कंसेप्ट क्या होता है कि जीडीपी एट पीपीपी कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो वो निकालने के लिए बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये तो केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है, आप इस तरीके से जीडीपी एट पीपीपी नहीं निकाल सकते, केवल और केवल समझाने के लिए था कि इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमी का कंपैरिजन करना है, तो ये तरीका इस तरीके से लेना पड़ेगा, तब जाके आप एक्चुअल में कंपैरिजन कर पाओगे। अदरवाइज आप तो भ्रम में रहोगे कि इंडिया की जीडीपी कम है और अमेरिका की ज्यादा है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो चलिए, कहीं कहीं पे बेटा आपको ये फॉर्मूला मिलेगा जीडीपी एट पीपीपी का, कि नॉमिनल जो जीडीपी होती है उसमें पीपीपी एक्सचेंज रेट, जो कि अभी हम देख रहे थे, क्या निकल के आई थी। एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं, एक्सचेंज रेट निकालते हैं कि एक टोकरी की कीमत यहाँ पे $1 है और यहाँ पे इंडिया में 20 रुपए, तो बेटा $1 बराबर 20 रुपए, ये एक्सचेंज रेट हो गई। ठीक है, तो ये होता है बेटा पीपीपी एक्सचेंज रेट। तो आगे भी देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको। तो कुल मिला के बेटा कभी कभी ये फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो ये ना होके ये होता है बेटा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने जा रहे हैं, जीडीपी एट पीपीपी। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा जीडीपी एट पीपीपी का, यहाँ पे हिंदी में लिखा है और नीचे इंग्लिश में लिखा है। ये होता है बेटा नॉमिनल जीडीपी को बेटा किससे गुणा किया जाता है, समायोजन, पीपीपी समायोजन कारक से। अगर इंग्लिश में देखें तो बेटा जीडीपी एट पीपीपी का सूत्र होता है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर। और पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा एक्सचेंज रेट अपॉन पीपीपी कन्वर्जन रेट। तो आपको कठिन लग रहा होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इधर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी होता है बेटा मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी होता है उसी को नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी एट पीपीपी निकालने के लिए पहले तो आपको ये पता चल ही गया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो कि हमारा नॉर्मल जो जीडीपी होता है उसी को नॉमिनल कहा जाता है, जो कि मार्केट करंट मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है बेटा, अब बात रही यहाँ पे पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर की, तो इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसको हिंदी में पीपीपी समायोजन कारक कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक्सचेंज रेट जो कि फाइनेंशियल मार्केट में चलता रहता है वो लेना है, जिसको कहा जाता है बेटा विनिमय दर, जो कि हमने शुरुआत में देखी थी। कहाँ पे देखी थी, इधर चलिए, यहाँ पे देखी थी बेटा $1 बराबर 80 रुपए, ये चल रहा था। ठीक है, तो ये वाली जो मार्केट में चलती रहती है, ठीक है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट में जो एक्सचेंज रेट चलती रहती है, यूएसडी और डॉलर, इंडियन रुपीज की हो या किसी अदर कंट्री की, ठीक है, आपस में दो कंट्रीज की जो एक्सचेंज रेट चलती रहती है नॉर्मली जो मार्केट में, जो कि काफी सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है, उसी को कहा जाता है बेटा एक्सचेंज रेट। तो बेटा फिर ये पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर क्या है बेटा, पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर या पीपीपी रूपांतरण कारक और पीपीपी एक्सचेंज रेट, ठीक है, दोनों एक ही चीज है बेटा।
पीपीपी एक्सचेंज रेट को ही पीपीपी रूपांतरण कारक या पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर कहा जाता है। तो बेटा एडजस्टमेंट फैक्टर अलग चीज है और कन्वर्जन फैक्टर अलग चीज है। एडजस्टमेंट फैक्टर के सूत्र में कन्वर्जन फैक्टर आता है, तो ऊपर आती बेटा एक्सचेंज रेट, ठीक है, और नीचे आती बेटा क्या, पीपीपी एक्सचेंज रेट, पीपीपी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। तो मैंने आपके लिए इसको और भी शॉर्ट कर दिया। इसी एक्सचेंज रेट को बेटा यहाँ पे विनिमय दर बोला जाता है और इसी पीपीपी एक्सचेंज रेट को बेटा यहाँ पे पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर या पीपीपी रूपांतरण कारक बोला जाता है। तो समझ में आ गया कि किसको गुणा करना है जीडीपी एट पीपीपी निकालने के लिए, नॉमिनल जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है या ठीक है जो जनरल करंट प्राइस पे जीडीपी निकलता है उसको बेटा पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। और यहाँ पे समझने वाली जो बात थी वो है पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसका फॉर्मूला मैंने बता दिया कि एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट में चलता रहता है अपॉन पीपीपी एक्सचेंज रेट, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं। इस तरीके से निकालते हैं कि $1 बराबर, अगर एक टोकरी $1 में खरीदी जा रही है और 20 रुपए में खरीदी जा रही है तो बेटा कन्वर्जन क्या हो जाएगा, $1 बराबर 20 रुपए। तो चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर को कैसे निकालते हैं। तो समझ में आ गया, कन्वर्जन फैक्टर और एक्सचेंज रेट, पीपीपी एक्सचेंज रेट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है बेटा, या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो। चलिए उदाहरण लेते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इंडिया की जीडीपी निकालेंगे, इंडिया जीडीपी एट पीपीपी, जीडीपी एट पीपीपी कैसे निकालेंगे, इधर देखिए। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी का यूज करेंगे, इस वाले का, नॉमिनल जीडीपी में पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर से गुणा करेंगे। चलिए तो डेटा हमारे पास बेटा दोनों मीडियम वालों के लिए, ठीक है बेटा, तो दोनों देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले इधर देखिए, हिंदी वाली स्लाइड पे देखिए। डेटा के अनुसार 2023 में बेटा जो नॉमिनल जीडीपी था इंडिया का, जो कि आईएमएफ जारी करता है, ये ध्यान रखना, सारे जो कंट्रीज है उनका नॉमिनल जीडीपी वर्ल्ड लेवल पे आईएमएफ जारी करता है, ठीक है बेटा। तो वो था बेटा $3.7 ट्रिलियन, ठीक है। तो बेटा इस सूत्र के लिए हमको ये तो पता चली गया। अब चलते हैं किस पे, इस पे एडजस्टमेंट फैक्टर पे, वो निकलेगा बेटा एक्सचेंज रेट। तो बेटा जो एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा था, ठीक है, वो था बेटा 2023 के अनुसार 1 यूएसडी, मतलब 1 यूएसडी का मतलब बेटा वही है 1 इंटरनेशनल डॉलर, और जो 1 यूएसडी है उन दोनों का प्राइस सेम होता है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको। तो आप ये लिख दीजिए 1 यूएसडी बराबर, क्योंकि दो देशों का कंपैरिजन हो रहा है तो उन्हीं की वैल्यू लिखी जाएगी, उन्हीं की जो करेंसी है उसी की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो बेटा तो 1 अमेरिकन डॉलर का वैल्यू था उस वक्त 83 रुपए। अब बेटा अब हमने क्या निकाल लिया, इस एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए एक्सचेंज रेट तो पता चल गया। अब पीपीपी एक्सचेंज रेट या पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि दोनों सेम ही है, पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर को ही पीपीपी एक्सचेंज रेट बोला जाता है, तो ये निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, इधर देखिए। तो वो निकालना मैंने अभी बताया था पिछले एग्जांपल में कैसे निकालते हैं कि एक टोकरी बराबर, एक टोकरी कितने में खरीदी जा रही थी, 20 रुपए में, ₹20 में, और वही टोकरी कितने में खरीदी जा रही थी बेटा, $1 में। तो बेटा कन्वर्जन कितना निकल के आया था, कन्वर्जन निकल के आया था कि $1 बराबर ही 20 रुपए है। तो ऐसे निकाला जाता है। तो बेटा जो एक देश के लेवल पे, एक कंट्री और मतलब जो वर्ल्ड के लेवल पे कैसे निकाला जाता है कि सारे जो कंट्रीज है उनमें जो कॉमन प्रोडक्ट्स है, डेयरी, दुनिया भर की जितनी भी चीजें जो आम व्यक्ति डेली लाइफ में यूज करता है, उन सभी को उस बास्केट में डाला जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि हर एक देश में कॉमन ना हो, जैसे कि यूनिक हो, किसी देश में ही हो, दूसरे देश में उसका प्रोडक्शन ना हो, तो वो सारी चीजें इसकी लिमिटेशन में आ जाएगी, पीपीपी की लिमिटेशन में। तो कुल मिला के बेटा जिस तरीके से ये हमने निकालता है 1 यूएसडी बराबर 20 रुपए, तो इस तरीके से 2023 में जो बेटा पीपीपी एक्सचेंज रेट निकल के आया था या पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर निकल के आया था, जिसको पीपीपी एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में ये निकाला था। तो बेटा 2023 में था बेटा, वो था $1 बराबर वही ₹23.3, ठीक है। तो $1 बराबर 23.3 रुपए था वो। तो बेटा हमको दोनों चीजें मिल गई, विनिमय दर भी मिल गई, रूपांतरण कारक मतलब एक्सचेंज रेट, वो पीपीपी एक्सचेंज रेट भी मिल गया। तो अब क्या करेंगे, आपने देखा था अभी पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है, वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट अपॉन पीपीपी एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट नॉर्मली क्या था 83, उसको भाग दिया पीपीपी एक्सचेंज रेट से, तो निकल के आ गया बेटा 3.56।
तो ये क्या निकल गया है बेटा, पीपीपी समायोजन कारक, पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, वो निकल के आ गया। अब हमने फॉर्मूले में देखा था जीडीपी एट पीपीपी में नॉमिनल जीडीपी को पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं, तो वही हमने किया। नॉमिनल जीडीपी हमको पता थी और एडजस्टमेंट फैक्टर हमने निकाल लिया, तो दोनों को गुणा किया। तो बेटा जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी दिख रही थी वो तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में इस इतने रुपयों से, जो इतने ट्रिलियन रुपए थे, ठीक है, वो तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हमारी परचेज पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी निकल के आई थी 13.17 ट्रिलियन डॉलर। तो अब हम इस ट्रिलियन डॉलर जो इकोनॉमी निकल के आई है, अब हम अगर अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअल में हमारी कंडीशन का पता चलता है। अगर हम इससे पता करें 3.7 से कंपेयर करें तो हम तो बहुत पीछे नजर आएंगे, लेकिन अगर हम जो परचेज पावर पैरिटी उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो हमारे बीच का डिफरेंस इतना नजर नहीं आएगा। तो कुल मिला के 13.17 और 3.56 इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और एक्चुअल में जीडीपी हमारी ये होनी चाहिए जो कि पीपीपी के आधार पे है। कैसे? ऐसा इसलिए, मान के चलो कि अमेरिका की जीडीपी है 27 रुपए मान लिया मैंने, ठीक है, 27 रुपए, अभी मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं। और इंडिया की जीडीपी है बेटा कितनी, क्या नाम है, 13 अभी निकल के आया 17 रुपए, ठीक है, 13.17 रुपए। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जितना सामान 13.17 रुपए में खरीदेंगे बेटा और 27 रुपए में खरीदेंगे, कुल मिला के अब इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ये वाला डिफरेंस नहीं है कि $1 में एक टोकरी थी, 20 रुपए में एक टोकरी, ये वाला डिफरेंस नहीं रहेगा, ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे कंपैरिजन करते कि 3.56 जो 3.7 हमारी जो मतलब नॉमिनल जीडीपी थी, और जो अमेरिका की 27 ट्रिलियन डॉलर जो भी है उससे कंपैरिजन करते, तो हमारी जीडीपी बहुत कम नजर आती है उसके सामने, जो कि ऐसा नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि इतनी जीडीपी से, ठीक है, इतनी जीडीपी से क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है जीडीपी में, मैंने देखा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये था कि जो प्राइस थी वो कम थी प्रोडक्ट की, तो बेटा प्रोडक्शन तो ज्यादा था, ठीक है, तो प्राइस कम थी, तो बेटा इसलिए जीडीपी कम हो गया। लेकिन जीडीपी का एक्चुअल कैलकुलेशन किससे किया जाता है बेटा, प्रोडक्शन से, क्योंकि बेटा प्रोडक्शन ही मेन चीज है। अगर आप कुछ क्या नाम है, आपकी कोई कंपनी है, अगर वो केवल एक प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि एक बैग बना रही है और उसकी कीमत केवल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने, वो दिखाने के लिए कि ज्यादा है, उसकी कीमत भले वैसे 1,000 रुपए है, एक्चुअल में कितनी, 1,000 रुपए, अगर वो 1,00,000 रुपए कर देती है तो क्या वो उसकी एक्चुअल में कंपनी की रेवेन्यू निकल के आएगा 1,00,000 रुपए? वो बिल्कुल गलत है, वो भ्रम है एक तरीके का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है और जीडीपी एट पीपीपी क्या होती है, दोनों के अंदर डिफरेंस जो आपको है पता चल गया होगा। तो भारत की जीडीपी बेटा पीपीपी के अनुसार 13 ट्रिलियन डॉलर थी 2023 के अनुसार, और 2025 के अनुसार अभी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी एस्टिमेटेड आंकड़े पता चलते हैं। लगभग 2 साल के अंतर के बाद जाके एक्चुअल जीडीपी हमारे सामने आता है, रिवाइज्ड डाटा आता है 2 बार, उसके बाद 3rd टाइम शायद एक्चुअल जीडीपी आता है। तो 2 साल पीछे का डाटा हमको एक्चुअल मिलता है, जो कि 2023 का है। तो बेटा अगर वैसे देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया लगभग 6ठे नंबर पे है, 6ठे नंबर पे आता है, किसके मामले में, जीडीपी के मामले, इस वाली जीडीपी के मामले में। लेकिन अगर 6ठे या 7वें नंबर पे, ठीक है, वो अभी शायद अभी अपडेट हुआ होगा तो 6ठे नंबर पे होगा या 5वें नंबर पे होगा, तो अकॉर्डिंग टू माइन मेरे हिसाब से अभी 5वें नंबर पे होगा इंडिया जीडीपी के मामले में, ठीक है। तो आप भी चेक करना और कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना कि जीडीपी के मामले में कौन से नंबर पे है इंडिया अभी एक्चुअल में। और जैसे ही हमने बेटा पीपीपी पर जीडीपी निकाला तो इंडिया कौन से नंबर पे आ गया, 3रे नंबर पे। तो आपको क्या याद रखना है, अगर पीपीपी पर परचेज पावर पेरिटी के आधार पर बेटा अगर इकोनॉमी, वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है उनकी कंपैरिजन की जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारा इंडिया, ठीक है, जो कि हो सकता है फ्यूचर में जाके अपडेट हो जाए, पहले नंबर 2रे नंबर कहीं पे भी आ जाए। तो ये डेटा आपको चेंज होता रहेगा, ये वाला डेटा आपको हमेशा देखते रहना करंट से, ठीक है। ये सारे डेटा आपको करंट से देखते रहना कि मैं केवल यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्लाइड थी उसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए
एक बर्गर थ्योरी निकल के आती पीपीपी से रिलेटेड कि बर्गर थ्योरी क्या है बेटा। बर्गर थ्योरी जिसे बिग मैक इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा कुल मिला के ये सिद्धांत इसलिए दिया गया था कि मैकडोनाल्ड ठीक है, मैकडोनाल्ड के जितने भी आउटलेट्स हैं वो सारे अलग अलग कंट्रीज में हैं। तो उसमें जो बेटा बिग मैक, बर्गर का नाम क्या है बेटा, बिग मैक। तो बर्गर का नाम है बेटा, एक प्रकार है बर्गर का जो मैकडोनाल्ड बनाता है। तो बेटा बिग मैक सारे के सारे आउटलेट्स में बनाया जाता है अलग अलग कंट्री में। तो बेटा जो बिग मैक बर्गर में जो इंग्रेडिएंट होते हैं, इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो उसके अंदर जो चीजें डाली जाती है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हर एक कंट्री में सेम होती है, इनका ये दावा है। जो बिग मैकडोनाल्ड है उस कंपनी का क्या दावा बेटा, कि जो हमारा बिग मैक बर्गर है तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, भले वो इंडिया में बने या अमेरिका में बने या ब्रिटेन में बने, सभी इंग्रेडिएंट सेम सेम क्वालिटी के यूज होते हैं, ठीक है बेटा, और सेम क्वांटिटी में यूज होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इस बिग मैक बर्गर को आप एक किसके रूप में ले सकते हैं, एक जैसे हम टोकरी ले रहे थे तो उस रूप में ले सकते हैं कि इस बिग मैक बर्गर को एक मानक मान लिया जाए, ठीक है, और उसके बाद इसके आधार पर कंपैरिजन किया जाए किसमें, अलग अलग इकोनॉमीज में, जैसे कि अमेरिका में, इंडिया में, इस तरीके से कंपैरिजन किया जाए। तो आपको एक्चुअल में जो करेक्ट डाटा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लगभग में डाटा मिलता है थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ेगी उसके अंदर। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि क्या नाम है, कोई भी बैग ले लो, कुछ भी कोई सी भी चीज ले लो, बैग ले लिया या कौन सी चीज ले, जैसे कि फास्ट फूड ले लिया, कोई खाना ले लिया, ठीक है, कोई भी खाना ले लिया, खाने की प्लेट ले ली, ठीक है। अब बेटा अगर उसको अमेरिका में बनाया जाता है, इंडिया में बनाया जाता है और अफ्रीका में बनाया जाता है, ठीक है, तो तीनों में बेटा उसकी क्वालिटी में अंतर आ सकता है। तो बेटा अगर हम क्वालिटी में अंतर है, फिर अगर हम उसका प्राइस के अकॉर्डिंग $1 मतलब उसकी परचेज पावर पेरिटी मतलब एक इंटरनेशनल डॉलर, ठीक है, उसके द्वारा ये तीनों का कंपैरिजन किया जाएगा। तो बेटा क्वालिटी में तो डिफरेंस है, तो क्वालिटी में डिफरेंस होने के कारण जो कंपैरिजन होगा वो वास्तव में मतलब इतना करेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे जो ये बर्गर सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बिग मैक इंडेक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो इसी को लेके बनाया गया था कि क्योंकि जो बर्गर है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और जो भी चीजें यूज की जाती है वो एक्चुअल में इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो, सारी चीजें इसमें क्या डाली जाती बेटा, बिल्कुल एक जैसी डाली जाती, एक ही क्वालिटी की डाली जाती है, ठीक है बेटा। इसलिए इसको एक मानक के रूप में देखा जा सकता है। तो ये एक अनऑफिशियल थ्योरी है, मतलब अनऑफिशियल का मतलब अनौपचारिक थ्योरी है, इसको कोई औपचारिक रूप से मतलब मान्यता नहीं मिली है। ये एक मिनट इसको पहले मिटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिग मैक बर्गर ही क्यों लिया गया, क्योंकि इनका दावा था कि इसकी क्वालिटी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसलिए आप इसको अमेरिका में कंपेयर करो, इंडिया में कंपेयर करो, कहीं भी कंपेयर करो सेम होगा। तो बेटा बस इस सिद्धांत में कुछ नहीं है, यही है, जैसे हमने टोकरी को कंपैरिजन किया था वैसे ही इसका मतलब पीपीपी के लिए कंपैरिजन किया जाता है। और ये बेटा ये सिद्धांत पब्लिश हुआ था द इकोनॉमिस्ट पत्रिका है, उसमें 1986 में। यह सिद्धांत मानता है कि दुनिया भर में बिग मैक बर्गर एक समान उत्पाद है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यह पीपीपी सही है, यदि पीपीपी सही है तो बिग मैक बर्गर की कीमत दुनिया भर में लगभग समान होनी चाहिए जब उसे एक मुद्रा में बदला जाए। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है बिग मैक थ्योरी कि अगर पीपीपी वास्तव में सही है, परचेज पावर पेरिटी क्या है कि एक इंटरनेशनल डॉलर की क्रय क्षमता मतलब परचेज पावर, आप इंडिया में जाओ अमेरिका में जाओ हर जगह सेम होगी। यही तो क्या है बेटा, यही है पीपीपी, परचेज पावर पेरिटी। तो बेटा वो कह रहा है कि ये सिद्धांत कह रहा है कि अगर यदि पीपीपी सही है तो बिग मैक बर्गर की कीमत दुनिया भर में लगभग समान होनी चाहिए जब उसे एक मुद्रा में बदला जाए। मतलब एक मुद्रा किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल डॉलर की। अगर एक इंटरनेशनल डॉलर में एक मैकडोनाल्ड का बेटा क्या आता है, बिग मैक बर्गर आता है, बिग मैक बर्गर आता है, तो आप इस बिग मैक बर्गर को इंडिया में खरीदो, ऑस्ट्रेलिया में खरीदो, ठीक है, या जापान में खरीदो, ठीक है, तीनों में इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, $1 होनी चाहिए। और ऐसा क्यों, यदि पीपीपी सही है। पीपीपी क्या कहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय डॉलर मानी जाती है एक काल्पनिक मुद्रा, तो उसकी जो परचेज पावर है
सारे जहां मतलब सारे के सारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें समान होनी चाहिए, यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। और नहीं होती है तो उनको एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था इंडिया में क्या किया जा रहा था, वो जीडीपी के साथ यहाँ पे जो एक्चुअल जो रेट थी वो नहीं ली जा रही थी, वो 20 रुपए ली जा रही थी जो कि इंडिया में होती है। तो बेटा इसको एडजस्ट करके क्या कर दिया गया, 80 रुपए कर दिया गया। ठीक है, 80 रुपए कर दिया गया तो बेटा एक्चुअल में इसकी जीडीपी पता चल गई जो कि पीपीपी पर है, पीपीपी पर है, क्योंकि हम ये तो नहीं कर पाए कि $1 बराबर 20 रुपए तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने 20 रुपए को उठा के 80 के बराबर कर दिया ना, 80 रुपए के बराबर। जिससे क्या हुआ जो एक्सचेंज रेट चल रहा मार्केट का, ठीक है, उसी को हमने किसके बराबर कर दिया, मतलब उसी को एडजस्ट कर दिया इसके अनुसार, पीपीपी एक्सचेंज रेट के अनुसार। और उसको एडजस्ट करने में डायरेक्ट हम ऐसे 80 रुपए नहीं लिख सकते, उसके लिए बेटा हमने ये फॉर्मूला इजाद किया और उसके बाद इस तरीके से हमने जीडीपी एट पीपीपी कैलकुलेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिग मैक थ्योरी यही थी कि अगर एक इंटरनेशनल डॉलर है उसके थ्रू अगर एक मैकडोनाल्ड का बर्गर, बिग मैक खरीदा जा रहा है तो सारे के सारे कंट्रीज में $1 में ही खरीदा जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं खरीदा जा रहा तो फिर उसमें मतलब आपके जो कंट्रीज है उनकी करेंसी में बेटा मतलब वेरिएशन आ गया है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में वो मैकडोनाल्ड का बर्गर है आधे $1 का मिल रहा है, इसका मतलब इसकी ऑस्ट्रेलिया में परचेज पावर पैरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका जीडीपी दिख रहा है वो कम दिखेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाते हैं वो मैंने बता दिया। यदि किसी देश में बिग मैक की कीमत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, देखो इस थ्योरी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको गौर करना है। आपको लग रहा होगा क्या है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो समझ के चलो कि ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर है। ये इसीलिए उठाया था मैंने ये वाला थ्योरी, इसको समझाने के लिए। यदि किसी देश में बिग मैक की कीमत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है या कम है, तो यह दर्शाता है कि अगर अधिक है तो उस देश की मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक होगा, और कम है तो उस देश की मुद्रा का मूल्य बहुत कम होगा। जैसे कि हमने ये एक टोकरी ली थी बेटा, क्या ली थी, एक टोकरी ली थी जिसमें एप्पल्स रखे थे बेटा। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हमने अमेरिका में परचेज किया था और एक इंडिया में परचेज किया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि $1 में अमेरिका में परचेज हो रही है और 20 रुपए में किस में परचेज हो रही है बेटा, इंडिया में परचेज हो रही है। कौन, ये टोकरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक अमेरिकन को इसके लिए $1 का मतलब, देखो कंपैरिजन करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, तो या तो आप इन दोनों को डॉलर में कन्वर्ट कर लो, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर लो, या डॉलर को रुपए में। तो आसान क्या होगा, डॉलर को रुपए में करना, तो 80 रुपए कर लिया हमने। तो कहने का मतलब क्या है, एक अमेरिकन को कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 80 रुपए। उसकी बजाय एक इंडियन को इस टोकरी के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे थे, तो इंडियन की पीपीपी ज्यादा थी। किसके लिए, अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिया के रुपए की पीपीपी ज्यादा, नहीं, आप बेवकूफ है बेटा। वो इंटरनेशनल डॉलर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डॉलर जो एक इंटरनेशनल डॉलर से खरीदा जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो उस इंटरनेशनल डॉलर की पीपीपी ज्यादा है, उस एक इंटरनेशनल डॉलर से बेटा यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस 80 रुपए चल रहा है बेटा एक इंटरनेशनल डॉलर का, तो बेटा यहाँ पे 4 बर्गर खरीदे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे अमेरिका वाला तो 80 रुपए दे रहा है और इंडिया वाला कितने रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है। तो हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को इसलिए लेके आए कि यहाँ पे लिखा गया था बिग मैक थ्योरी के अंदर, जिन देशों की बिग मैक की कीमत अगर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, मतलब जिस देश में इसकी कीमत बहुत अधिक होगी तो उसकी मुद्रा मूल्यवान होगी, मतलब उसकी मुद्रा का मूल्य अधिक होगा। तो बेटा जो टोकरी थी उसी के मामले में देख लेते, बाद में बिग मैक के मामले में देखेंगे कि अमेरिका में जो टोकरी थी उसकी कीमत ज्यादा है। ठीक है, तो अमेरिकन डॉलर की जो कीमत है वो वर्ल्ड लेवल पे ज्यादा होगी, और इंडिया में बेटा उस बिग मैक के जो बर्गर है उसकी कीमत कितनी है, 20 रुपए, मतलब कम है किसके कंपैरिजन में, जो क्या नाम है, अमेरिका के कंपैरिजन में। तो अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया का रुपया कमजोर होगा। तो ये वाला सिद्धांत इस डीप कंसेप्ट को समझाता है। चलो इसको बिग मैक बर्गर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, सेमी स्लाइड थी ये, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। चलिए हमने उठा लिया बेटा अमेरिका का वही बिग मैक बर्गर। ठीक है, वो उठा लिया। अब जैसे कि इस थ्योरी में जब कंपैरिजन किया गया, तो जैसे कि अभी 2023 के अनुसार देखा जाए तो बेटा डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, 83 रुपए। कितना चल रहा है, 83 रुपए।
तो एक अमेरिकन अगर इस बर्गर को अमेरिका में खरीदता है तो बेटा कितने रुपए में खरीदेगा? $5 में। और इंडिया में एक इंडियन खरीदता है तो कितने रुपए में? 200 रुपए में। तो बेटा एक इंडियन को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 200 रुपए। जबकि एक अमेरिकन को अगर रुपए देखा जाए तो $5 गुणा 83 रुपए, $5 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 83 रुपए से। तो कितना रुपए देना पड़ रहा है? 415 रुपए। तो बेटा इंडियन को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 200 रुपए। और अमेरिकन को 415 रुपए। तो किसको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं? अमेरिकन को ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं ना, 415। तो बेटा इस थ्योरी की जो ये थर्ड लाइन थी वो क्या है? वो ये है कि बिग मैक जिस कंट्री में बेटा हायर होगा तो बेटा उस कंट्री की जो करेंसी होगी ओवर वैल्यूड होगी, मतलब उसकी मौद्रिक कहने का मतलब उसका मूल्य बेटा अधिक होगा। और जिस कंट्री में बिग मैक बर्गर की जो वैल्यू है कम होगी वो अंडर वैल्यूड होगी वो करेंसी। तो कहने का मतलब क्या है? बिग मैक बर्गर की जो बेटा प्राइस है कौन से कंट्री में ज्यादा है? वो अमेरिका में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका का डॉलर है उसकी मुद्रा का मूल्य मतलब डॉलर का मूल्य ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे 200 रुपए में ही आ रहा है। तो बेटा अमेरिका की अपेक्षा क्या है? कम रुपए है ये, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया में बेटा वो कम रुपए में खरीदा जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस देश की करेंसी जिस देश में मैक बर्गर की जो कीमत है वो कम होगी उसमें बेटा उसकी कीमत उस देश की करेंसी की कीमत बहुत कम होगी, मतलब वो करेंसी अंडर वैल्यूड होगी। तो कहने का मतलब बेटा क्या है? भारत का जो रुपया है वो क्या है बेटा? कमजोर है। जो अमेरिका का डॉलर है वो क्या है? मजबूत है। तो बेटा ये जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है क्या बता रहा है? अगर ज्यादा होगा बिग मैक थ्योरी के अनुसार तो बेटा जो डॉलर है वो मजबूत होगा, मतलब कहने का मतलब उसकी जो वैल्यू है मुद्रा का मूल्य वो ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि उस बिग मैक की बेटा यहाँ पे वैल्यू है जो रुपए में, तो क्योंकि दोनों तरफ रुपए में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस बिग मैक बर्गर की वैल्यू यहाँ पे बेटा कम है। तो इसका मतलब क्या है? किस कंट्री की बात हो रही है? इंडिया की। तो बेटा उसका रुपया क्या होगा? कमजोर होगा। तो हमको क्या रिलेशन मिलता है? हमको रिलेशन मिलता है कि अगर पीपीपी बढ़ता है तो क्या होगा? तो होगा बेटा उस कंट्री की जो करेंसी है वो अंडर वैल्यूड होगी, मतलब उसका मूल्य गिरेगा। अगर पीपीपी कम होता है इसका मतलब क्या है? उस कंट्री की जो करेंसी है उसका वो ओवर वैल्यूड होगी, मतलब उसकी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। तो समझ में आया कि अगर पीपीपी जितनी कम होती जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से डॉलर मजबूत होता जाएगा। और यहाँ पे इंडिया में क्या होगा बेटा? जिस हिसाब से पीपीपी बढ़ेगी उस हिसाब से रुपए का वैल्यू गिरता जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये बर्गर को लेके ये एक वो ले रखा है कि अगर बर्गर को ले लिया जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड टर्म्स कैसे निकालेंगे कि प्राइस एक बर्गर की यूएसए में $5, प्राइस ऑफ ए बर्गर इंडिया में 200 रुपए। तो बेटा पीपीपी एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं? हमने देखा ही था अभी कैसे निकालते हैं कि हमको कुल मिला के वहां तो सीधा सीधा मिल गया था $1 बराबर 20 रुपए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो 200 रुपए है इंडिया के, ठीक है, उसमें किससे भाग दिया? 5 से, ठीक है। 5 से इसलिए भाग दिया क्योंकि 5 क्या बेटा? डॉलर है। और वहां पे जो टोकरी वाला सवाल था उसमें किससे दिया था? जो 20 रुपए थे इंडिया के उसमें $1 से भाग दिया था। तो बेटा इसलिए डायरेक्ट $1 बराबर कितना आ गया? क्या नाम है? $1 बराबर 20 रुपए आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे $5 बराबर कितना रुपया है? 200। तो बेटा $1 बराबर निकालेंगे तो $1 बराबर कितना निकल के आएगा? 200/5, इसलिए 5 से भाग दिया जा रहा है। तो 5 चौके 20, 40। तो बेटा जिस तरीके से वहां पे $1 बराबर 20 क्या निकल के आ रहा था? परचेज पावर पेरिटी एक्सचेंज रेट। इस तरीके से यहाँ पे $1 बराबर 40 परचेज पावर पेरिटी क्या निकल के आएगा? $1 बराबर 40 रुपए, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा? परचेज पावर पेरिटी एक्सचेंज रेट। तो समझ में आ गया आपको कैसे निकालना कि $1 बराबर निकालना होता है। और यहाँ पे $1 क्या है? अमेरिका की डॉलर, क्योंकि अभी अमेरिका से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल जो मार्केट में चलती रहती है उसको नॉमिनल बोला जाता है, जो कि हमने अभी देखी थी। कितनी चल रही थी बेटा? 83 रुपए। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो कंक्लूजन क्या है बाय पीपीपी? 40 बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है? और बाजार दर कितनी है? ज्यादा है। तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परचेज पावर पेरिटी इंडिया की ज्यादा होगी, ठीक है,
परचेज पावर पैरिटी किसकी ज्यादा होगी? इंडिया की ज्यादा होगी, लेकिन इंडिया के रुपए का मूल्य गिरेगा, ठीक है, अंडर वैल्यूड होगा। तो कुल मिला के ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। सेम चीज रिपीट हो रही है, हाँ। तो ये एग्जांपल है, ये बेटा यहाँ पे इंग्लिश में और ये यहाँ पे हिंदी में, देख लीजिएगा, वही फॉर्मूला है, वो सारी चीजें। अगर इसके लिए बेटा नॉमिनल विनिमय दर ये देख ली हमने, पीपीपी विनिमय दर ये देख ली, जिसको पीपीपी एक्सचेंज रेट कहा जाता है। पीपीपी समायोजन कारक कैसे निकालेंगे, वही कैसे निकालते हैं, अभी देखा था हमने फॉर्मूले में। पीपीपी समायोजन कारक निकालने के लिए बेटा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होती है उसी में किससे भाग दिया जाता है? पीपीपी एक्सचेंज रेट से। तो देखिए हमने ये निकाल लिया, और जीडीपी निकाल लेंगे अगर इस बर्गर के संदर्भ में निकालनी होगी तो बेटा, ठीक है, सारी चीजें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीधा उठ के आ सकता है एग्जाम में। कि पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है बेटा प्राइस लेवल्स का। उसका पर्पज क्या है? मूल्य स्तर की तुलना करना प्राइस लेवल की। जैसे अभी किया था हमने कि $1 बराबर कितना निकल गया है? 40 रुपए। तो जो अमेरिका का $1 है, ठीक है, उसकी क्रय शक्ति क्षमता कितने के बराबर है? 40 रुपए, इंडिया के 40 रुपए के बराबर। मतलब 40 रुपए में $1 आएगा, उतना ही 40 रुपए में जितना बर्गर आएगा उतना ही $1 में आएगा, ठीक है। तो ये कंपेयर करता है। कंपेयर करने से क्या पता चला कि इंडिया की परचेज पावर पैरिटी ज्यादा है, क्योंकि $1 की एक्सचेंज रेट मार्केट में 83 रुपए, यहाँ पे तो कम है। तो कहने का मतलब ज्यादा बर्गर आएगा, और ज्यादा बर्गर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की पीपीपी ज्यादा होगी, मतलब परचेज पावर पैरिटी ज्यादा होगी। इंडिया की नहीं बेटा, इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल डॉलर है उसकी, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगी तो बेटा रुपए का अवमूल्यन होगा, रुपया गिरेगा, ठीक है। और पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर किस लिए काम में आता है? वो आता है बेटा नॉमिनल जीडीपी को इसमें पीपीपी बेस्ड जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमने फॉर्मूला देखा था। कैलकुलेशन कैसे की जाती है पीपीपी एक्सचेंज रेट की? बेटा लोकल जो प्राइस होती है, ठीक है, जैसे कि जो भी कंट्री है उसमें बेटा यूएसडी प्राइस से भाग दिया जाता है, जो अमेरिका के डॉलर की प्राइस है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया था इंटरनेशनल जो डॉलर है उसकी प्राइस अमेरिका के डॉलर के बराबर ही मानी जाती है। तो इस तरीके से वो निकल के आता है। और नॉमिनल जो बेटा पीपीपी एडजस्टमेंट फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट में पीपीपी एक्सचेंज रेट से भाग दिया जाता है, जो कि अभी हमने दिया है, और ये निकल के आया है 2.075, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाली स्लाइड को नीचे हिंदी में दे रखा, आप देख सकते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, वो ये है बेटा पीपीपी की गणना का महत्व क्या है, पीपीपी की गणना क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि यह देशों की वास्तविक आर्थिक ताकत की तुलना करने में मदद करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि इंडिया की जीडीपी क्या बताई जा रही थी? वो बताई जा रही थी 3.7 के अराउंड। और जैसे ही हमने बेटा क्या किया था, जैसे ही हमने पीपीपी पर इंडिया की जीडीपी को निकाला था तो वो निकल के आई थी बेटा कितनी? $13 ट्रिलियन, 13.17। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल जीडीपी अब जाके पता चली ना हमको कि कितनी है, 13.17, न कि 3.7, ठीक है। तो वास्तविक आर्थिक ताकत का पता चलता है, ठीक है, की तुलना करने में मदद करता है कि अब जाके हम अमेरिका की जो 27 जो भी ट्रिलियन डॉलर है उससे अब कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर पहले किया जा रहा था तो बेटा वो गलत था, क्योंकि जो इंडिया की परचेज पावर पैरिटी है वो तो अलग ही है। तो सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, अनुमान है, आप नीचे लिख सकते हैं कि आ रही है तो यस, नहीं तो नो। उदाहरण, भारत में $1 की क्रय शक्ति अमेरिका से अधिक है, ठीक है। भारत में $1 की क्रय शक्ति अमेरिका से अधिक है, इसलिए पीपीपी जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से 3-4 गुना ज्यादा दिखता है। क्योंकि इन एक्चुअल में जो 2023 वाला केस लिया है इसने यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भारत की परचेज पावर है, ठीक है, वो ज्यादा है, और इंडिया किसके कंपैरिजन में? अमेरिका के। और कितना बेटा? लगभग कितना? लगभग 4 गुना है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत में $1 की क्रय शक्ति अमेरिका से अधिक है, इसलिए पीपीपी जीडीपी जो निकल के आता है नॉमिनल जीडीपी से 3-4 गुना ज्यादा दिखता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो है बेटा वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है? इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, मतलब अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। उसमें पीपीपी का डाटा जो भी होता है वो कौन जारी करता है बेटा? वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ बेटा जो जीडीपी होती है नॉर्मल, आपकी जो भी नॉमिनल जीडीपी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो जारी करता है, और जीडीपी के आधार पर रैंकिंग देता है, ठीक है बेटा।
आपकी कंट्रीज की जो रैंकिंग आती है जीडीपी के आधार पे, वो आईएमएफ जारी करता है। और पीपीपी का डाटा बेटा कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। और आरबीआई क्या करता है? रिपोर्ट ऑन एक्सचेंज रेट, जो चल रहा था $1 बराबर 83 रुपए, ठीक है, तो वो आरबीआई का काम है। ठीक है बेटा। तो रियल वर्ल्ड डाटा, इंडिया की जीडीपी नॉमिनल है। नॉमिनल जीडीपी कहाँ से आई बेटा? वही मैंने बताया, आईएमएफ जारी करता है रैंकिंग के साथ। ठीक है, तो 3.7 ट्रिलियन 2023 के अनुसार डॉलर में बेटा ये। ठीक है। और इंडिया की जीडीपी एट पीपीपी $13 ट्रिलियन निकल के आई बेटा, वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है बेटा। इस तरीके से पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर कितना निकल के आया था बेटा? इसको क्या बोलेंगे पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर को? पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर को मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था फॉर्मूले के अंदर कि वही होता है पीपीपी एक्सचेंज रेट। यहाँ पे देखिए पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर, यहाँ पे देखिए पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या है? पीपीपी एक्सचेंज रेट। ठीक है बेटा, जो कि हमने किसके एग्जाम्पल में देखा था? अभी अभी टोकरी के और इसके एग्जाम्पल में देखा था। टोकरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वो थोड़ा आसान रहेगा समझना। यहाँ पे देखिए टोकरी वाले एग्जाम्पल में हमने $1 बराबर क्या निकाला था? 20 रुपीज। तो बेटा वही चीज है, वहां पे क्या था? $1 का जो क्या नाम है पीपीपी एक्सचेंज रेट था, वो ये था बेटा। ठीक है। और यहाँ पे उसी को पीपीपी एक्सचेंज रेट को पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर बोला जाता है। और उसी को वही क्या है बेटा? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वो भी पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर कौन जारी करता है? मतलब कहने का मतलब, अगर आपसे पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर पूछ लिया जाए या पीपीपी एक्सचेंज रेट पूछ लिया जाए, वो कौन जारी करता है बेटा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। तो जितने भी पीपीपी से रिलेटेड डाटा है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये आपको याद रखना है। और वो 2023 में था 23.3 रुपी पर डॉलर। ठीक है। कहने का मतलब वो ऐसे तो लिखा जाता है पीपीपी एक्सचेंज रेट को $1 बराबर, ठीक है, मेरी मतलब मिस्टेक है यहाँ पे, डॉलर को आगे लिखा जाता है। $1 बराबर 23.3 रुपीज, ऐसे ही तो लिखा जाता है एक्सचेंज रेट को। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी कंसेप्ट थे इससे रिलेटेड मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और मेरे हिसाब से आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, रुकिए।